Hello dear students, today we are going to start फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये हमारे अकाउंटेंसी सिलेबस का पार्ट 3 बुक है और इसी बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में आने की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि इस चैप्टर्स में आपको टेक्निकल थिंग्स जैसे रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर अप होंगे। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जिनके पास बुक है वो बुक में देखेंगे और जिनके पास बुक नहीं है वो हमारी बातों को सुनेंगे, और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेंगे। ओके, हम लोग इस पूरे बुक को लगभग 20 से 22 क्लासेस में कवर अप करेंगे और पूरी तरीके से इस बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे विथ ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स या स्टेटमेंट्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बाय एनी कंपनी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं आपको बता दूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स दीज डॉक्यूमेंट्स या स्टेटमेंट। नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नंबर 2, बैलेंस शीट। नंबर 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड नंबर 4 इज नोट्स टू अकाउंट। स्टैंडर्ड 11 के बच्चों को, या आप लोग स्टैंडर्ड 11 में हम लोग आपको बताए होंगे कि सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन वो आधा सच था। कुछ ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जिनसे हमारे बिजनेस के ऊपर या हमारे डिसीजंस, इन्वेस्टर्स के या यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के डिसीजंस के ऊपर असर पड़ता हो, तो वो सारे इवेंट्स को भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं वो सारे इवेंट्स को? नोट्स टू अकाउंट्स में। ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनाते वक्त या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते वक्त जो डिटेल्स होते हैं हमारे आइटम्स की, वो भी हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में ही एज अ वर्किंग हम लोग शो करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो बैलेंस शीट जो हम लोग स्टैंडर्ड 11 में सीखे थे, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। वो हम लोग इस प्रकार बनाते थे, इधर लिखते थे लायबिलिटीज और इधर लिखते थे एसेट्स, और एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए? एसेट्स होने चाहिए। यहाँ भी सब कुछ सेम है, बट प्रेजेंटेशन डिफरेंट रहेगा। प्रेजेंटेशन डिफरेंट इसलिए रहेगा क्योंकि अब हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट बना रहे हैं और कंपनी के बैलेंस शीट को हम लोग बनाते हैं एज पर द कंपनी लॉ रिक्वायरमेंट। दैट इज कंपनी लॉ में कुछ शेड्यूल है, उन शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग स्टेटमेंट ऑफ या फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो वो लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते जाएंगे। वो फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट को डिस्कस करते जाएंगे, और इस फॉर्मेट के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो डिस्कशन करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, चलिए। बैलेंस शीट क्या है? तो इट इज़ एन स्टेटमेंट, हम लोग बार बार पढ़े स्टैंडर्ड 11 में, एक स्टेटमेंट है विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन। जो क्या शो करता है? फाइनेंशियल पोजीशन के बिजनेस के कितने एसेट्स और कितने लायबिलिटीज हैं। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस क्या शो करता है? तो बिजनेस का रिजल्ट, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या बिजनेस में लॉस हो रहा है। स्टैंडर्ड 11 में हम लोग जो बनाए थे प्रॉफिट एंड लॉस, वो हम लोग बिलो द लाइन एंड अबव द लाइन आइटम को हम लोग उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे। जैसे कैसे बनाते थे स्टैंडर्ड 11 में? यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन हम लोग इमेजिन करते थे और ऊपर में डायरेक्ट आइटम्स को डालते थे, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, इधर सेल, इधर क्लोजिंग स्टॉक, और आपका आता था जीपी, और फिर जीपी को बिलो द लाइन लेकर जाते थे और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पीएल में डेबिट करते थे और इनडायरेक्ट इनकम को पीएल में क्रेडिट करते थे, और हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी होता था एज द केस में भी हम लोगों का वहाँ से डिराइव होता था।
हम लोग वो सारे कॉन्सेप्ट्स उसी सेम रहेंगे, बस सिर्फ प्रेजेंटेशन का फॉर्म बदल जाएगा। यानी अब जो हम लोग है जो पीएल बनाएंगे वो एज पर कंपनीज लॉ शेड्यूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। तो पीएल अकाउंट का मतलब समझ में आया, जो हमें प्रॉफिट और लॉस बताता है बिजनेस के, ठीक है। ये जो हम लोगों को शेड्यूल फॉलो करना है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, दैट इज पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यानी हम लोग किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पीएल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो पार्ट 2 शेड्यूल 3। यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, अकॉर्डिंग टू विच शेड्यूल स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर्ड फॉर एन एनी कंपनी। तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में टिक लगाना होगा। या ऑप्शन आपको कुछ भी सकता है, पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। तो 1956 तो अभी एप्लीकेबल नहीं है, अभी कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, 2013। तो जो ज़्यादा सही ऑप्शन है उस पर आप टिक करिएगा तो आपको नंबर मिलेगा। फिर नोट्स टू अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस आर सपोर्टेड बाय द नोट्स। यानी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के जो डिटेल्स होते हैं, जैसे मान लो हमने स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक आइटम होता है। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नाम बड़ा लग रहा है सुनने में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बहुत सिंपल चीज है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू का मतलब आप लोग जानते हैं, स्टैंडर्ड 11 में बताया गया है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के सेल हुआ है या गुड्स या फिर आप सर्विस का बिजनेस कर रहे हैं, वो जो मेन ऑपरेशन है आपके बिजनेस का, उसको सेल करके जो पैसा रिसीव हुआ है या रिसीव होने वाला है उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब कि जो आपके बिजनेस का मेन एक्टिविटी है, यानी सेल्स। तो सेल्स दो प्रकार का होता है, कैश सेल और एक क्रेडिट सेल। अब आप अगर ये कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों यहीं पर बाइफर्केट करके मेंशन करेंगे तो आपका स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एब्राइव्ड नहीं, बहुत बड़ा बहुत इनलार्ज बन जाएगा, 4-5 पेज का बनने लगेगा अगर सब आइटम का डिटेल स्टेटमेंट में ही देने लग जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके डिटेल्स को नोट्स टू अकाउंट में डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे हम नोट्स टू अकाउंट बनाए, नोट नंबर 1, आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो और डिटेल बताएंगे। नोट नंबर 1 जैसे कि हमने बनाया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश सेल कितना है, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट सेल कितना है, और टोटल सेल जितना आएगा वहाँ पे क्या लिख देंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाकर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट। क्यों नोट्स टू अकाउंट बोल रहा है, सपोर्टेड, ये सपोर्ट करता है किसको, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस को और बैलेंस शीट को, ठीक। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिटेल्स हम लोग इसके बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीनों में एक रिलेशन है। स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस हमारे बिजनेस के एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को बताता है, एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बताता है। क्या बोले हम, एस्टिमेटेड, क्योंकि हमारे जो पीएल बनाते हैं हम लोग उसमें बहुत सारा ऐसा आइटम होता है जो हम लोग एस्टिमेटेड बेसिस पे बनाते हैं। कौन से बेसिस पे, एस्टिमेटेड। यानी अगर मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इसको हम प्रूफ करना चाहें कि जो पीएल में प्रॉफिट आता है वो एक्चुअल नहीं होता है, वो एस्टिमेटेड होता है, तो उसका एक जीता जाता एग्जांपल है, जैसे कि मान लो मेरे स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट आया 1 लाख रुपए का। इसका मतलब कि आपके पास 1 लाख रुपए होने चाहिए, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हमने सारा सेल उधार में किया है, सारा सेल हमने क्या किया है, क्रेडिट में किया है, तो मेरा प्रॉफिट 1 लाख आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने सेल तो किया है, लेकिन पैसा नहीं आया। तो प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन प्रॉफिट अभी रियलाइज नहीं हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें हम लोग कैश कितना जनरेट हुआ है बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर वो हम लोग शो करते हैं। वो क्या करते हैं, हम लोग शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, कितने मेथड्स होते हैं वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ाएंगे। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, वन इज अलाउड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 एंड अनदर वन इज नॉट अलाउड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। द अलाउड मेथड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। जो अलाउड मेथड है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड।
अब क्या होता है इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड वो लोग पढ़ेंगे, अभी तो स्टार्ट किए हैं आज तो बस हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इस पूरे बुक में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अब कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस डेफिनेशंस को बिल्कुल लर्न करके जाएं, एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर रीड करे रहेंगे तो आपको डेफिनेशंस लिखने कैसे वो आपके दिमाग में रहेगा, और अगर उस डेफिनेशन से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हम उसको एक बार रीड कर रहे हैं। एज पर जॉन एम मायर, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अ समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। ये क्या है, आपके बिजनेस के अकाउंटिंग का समरी है। कौन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट शोइंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बैलेंस शीट में क्या शो करता है? तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एंड कैपिटल एज ऑन अ सर्टेन डेट, एंड इनकम स्टेटमेंट शोइंग द रिजल्ट्स, दैट इज प्रॉफिट और लॉस। और इनकम स्टेटमेंट में क्या शो करता है? तो रिजल्ट, दैट इज प्रॉफिट हुआ है या फिर आपको बिजनेस में लॉस हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी खासियतें क्या क्या हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, दे रिलेट टू पास्ट पीरियड। ये हमारे जो अकाउंटिंग पीरियड है, जैसे हम मान लो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का बना रहे हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च का बना रहे हैं, तो हम 31 मार्च का बना रहे हैं, मतलब 31 मार्च के पहले तक का पूरा, यानी इसमें जो भी चीज़ें परफॉर्मेंस वो पास्ट परफॉर्मेंस है या फ्यूचर परफॉर्मेंस है? पास्ट परफॉर्मेंस। और हम पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही तो फ्यूचर का एस्टिमेट करते हैं, फ्यूचर का फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या जो लोग स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाते हैं, वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर उनका अंडरस्टैंडिंग, उनका कॉन्सेप्ट, उनका पकड़ बहुत अच्छा होता है, और उनका एक एक ऑब्जेक्टिव्स उनको क्लियर होता है कि अगर कोई रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस रेशियो का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इस बुक में आप जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ोगे, आपका टेक्निकल एनालिसिस का जो पार्ट है, जैसे आप फ्यूचर में अगर कहीं इन्वेस्टमेंट बैंकर बनते हैं तो इस बुक में जो आपको नॉलेज मिलेगा वो आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो दे रिलेट टू पास्ट पीरियड एंड दस आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। ये क्या है? एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। दे आर एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स। अब पूरे अकाउंटिंग में तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही करते हैं, कब? जब हम उसे मनी में मेजर कर पाएँ, जब हम उसे मनी में मेजर कर पाएँ। दे शो फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थ्रू स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। फाइनेंशियल पोजीशन कौन सा स्टेटमेंट शो करता है? तो बैलेंस शीट। और फाइनेंशियल रिपोर्ट कौन शो करता है? तो स्टेटमेंट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट दिया हुआ है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको कि हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट आप लोग अपने मन से भी अगर सोचोगे तो 10-15 तो ऐसे ही बोल दो। इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। द टू पार्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट ऑलवेज बी इक्वल। क्यों ऑलवेज इक्वल होगा? क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग ऑलवेज फॉलो करते हैं अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में, दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गया। तीसरा, इट इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग बैलेंसेज ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स फंड एज ऑन द डेट व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड। जिस तारीख को हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, हम उसी तारीख के सारे बैलेंसेस को कंसीडर करते हैं। इसीलिए बैलेंस शीट बनाने से पहले हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस क्या है? तो समरी ऑफ द बैलेंसेस ऑफ ऑल द अकाउंट्स, ठीक है, विच इज ओपन इनटू द बुक्स ऑफ योर अकाउंट्स। जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितने भी अकाउंट्स ओपन हुए हैं, उन सब के अकाउंट्स का बैलेंस, उस तारीख का बैलेंस जिस तारीख को आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, उस तारीख के बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे कंसीडर करते हैं। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें कोई डाउट तीनों को? इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बता पाएंगे। द अकाउंट्स इन द बैलेंस शीट मे हैव एन ओपनिंग बैलेंस, ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर एंड क्लोजिंग बैलेंस। एक बैलेंस शीट में, जैसे ही जब हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप लोग जब इस फॉर्मेट में हम लोग जाएंगे तो आप देखेंगे फॉर्मेट 2 साल का दिया होता है, एक करंट ईयर का अमाउंट और एक प्रीवियस ईयर का अमाउंट। करंट ईयर का अमाउंट मतलब कि जिस फाइनेंशियल ईयर का हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, उस ईयर में हमारे शेयर होल्डर्स का फंड का बैलेंस कितना है, हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का बैलेंस कितना है, वो करंट ईयर वाला बैलेंस देते हैं। और प्रीवियस ईयर में जो हमारा लास्ट ईयर का जो बैलेंस है क्लोजिंग, वो देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमें
पिछले साल के फाइनेंशियल पोजीशन को इस साल के फाइनेंशियल पोजीशन से कंपेयर करने में क्या मिलता है, मदद मिलता है। क्या मिलता है, मदद मिलता है। ठीक है, ओके। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे बैलेंस शीट के। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 1, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या शो करता है, तो हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, फाइनेंशियल हमारे बिजनेस में लॉस हुआ है या बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, इसको शो करता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द पास्ट पीरियड एंड दस इज अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, और इसलिए ये क्या है, एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। इट इज़ फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। हम बैलेंस शीट बनाएं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, दोनों एक पर्टिकुलर पीरियड का बनाते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ तक हम लोगों ने आज किया है। आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों का टाइम समाप्त हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद।